बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को बिहारी के अनेक नियमों पे ध्यान डाला था। आज मैं बिहारी पे अंतिम आलोचनात्मक प्रश्न आप लोगों को बता रही हूँ कि बिहारी का देखा हुआ समाज, यानी बिहारी ने किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया, किन विचारों को अपने कार्य का विषय बनाया, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, साहित्यकार समाज को उन घटनाओं के माध्यम से रूबरू कराता है। साहित्य में समाज की जो धड़कनें हैं वह ध्वनित होती हुई, आंदोलित होती हुई हमें सुनाई देती हैं। बिहारी जो रहे हैं वो निश्चित रूप से वैसे तो मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिहारी जो है वो उनका राज परिवार से भी एक संबंध रहा है। वो सामंतवादी कवि बिहारी रहे हैं। राजा जयपुर के जो है संरक्षण में उन्होंने अपनी कविता की रचनाएं की हैं। तो निश्चित रूप से बिहारी के साहित्य में हमें नागर संस्कृति के जो हैं बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिहारी को अपनी नागर संस्कृति पर बड़ा गर्व था। इसी से वे डंके की चोट से कहते हैं, वे न यहाँ नागर पड़े। इन नागरों की प्रतिनिधि थे मिर्जा राजा जयसिंह, जिसके दरबार में बिहारी रहा करते थे। बिहारी ने कतिपय गुणों को, यानी बिहारी ने अपने छंदों में बांधा है, जिसमें एक दोहा है बहुत सुंदर, जो नागरी संस्कृति की, नागर संस्कृति के ऐश्वर्य और वैभव के एक रेखा चित्र को खींचता हुआ दृष्टिगोचर होता है, जिसमें वो कहते हैं, प्रतिबिंबित जैसा दूती दीपति दर्पण धाम, सब जगह जीतन को कियो काय बियो मनुकाम। एक तो बिहारी का यह दोहा है जिसमें निश्चित रूप से उन्होंने नागर संस्कृति का वैभव और विलास का जो प्रतीक है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने इस दोहे में। और दूसरा दोहा बिहारी का है, नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास इनकार, अली कली सोबंदियो, आगे कौन भगवान। तो निश्चित रूप से इस दोहे में बिहारी जो है वो काम क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। पहले दोहे में बिहारी ने जिस प्रकार से नागर संस्कृति के वैभव को चित्रित करने का प्रयास किया, तदुपरांत बिहारी अपने इस दोहे में नागर संस्कृति की जो काम क्रीड़ा है उसको बिंबित करने का प्रयास किया, उसको रेखांकित करने का प्रयास किया। और एक जो तीसरा दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है, स्वार्थ सुकृत न समृथा देख विहंगम विचार, राज पराए प्राण पर तू पंचिन न मार। तो ये यहाँ पर निश्चित रूप से उस नागर संस्कृति की जो विवशता है, चिंतनहीनता है तथा व्यक्तिहीनता का जो निरूपण है, बिहारी ने अपने इन दोहों के माध्यम से किया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें इन तीनों ही दोहों में बिहारी की जो नागर संस्कृति है, नागर संस्कृति का चरम उत्कर्ष हमें दिखाई दे रहा है। पहले दोहे में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि किस प्रकार से ऐश्वर्य और वैभव हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। दूसरे में हम निश्चित रूप से नागर संस्कृति के उस पहलू को देखते हैं जिसमें काम घृणा का की ओर बिहारी ने संकेत दिया है। और तीसरे में बिहारी ने निश्चित रूप से एक चिंतन प्रस्तुत किया है, चिंतनहीनता और व्यक्तिहीनता और व्यक्ति की विवशता को उन्होंने चित्रित किया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं, स्वार्थ सुकृत संविथा देख विहंगम विचार, बाज पराए प्राणी पर तू पंचित न मन। इसके साथ साथ बिहारी को जब हम देखते हैं
तो बिहारी जो है वो अपने समय की निश्चित रूप से अनेक नायिकाओं की जो प्रेम की क्रीड़ाएं हैं, लक्षित वर्णन है जो रीतिकाल का, उसका वर्णन भी जो हमें बिहारी के काव्य में दिखाई देता है। चेष्टाओं का विस्तृत वर्णन जो है वो इस प्रकार से, जैसे बिहारी कहते हैं, भौ ऊंचे आंचल उलटी, मोर मोरी मुँह मोरी, नीठी नीठी भीतर गई, डीठी डीठी सो जोरी। ये चेष्टाएं ऐसी हैं जिसमें रसिक व्यक्ति जो है वो आकर उनसे डूब जाता है। इसी प्रकार एक निरपेक्ष दृष्टिकोण भी बिहारी ने प्रस्तुत किया है, जहाँ वो कहते हैं, अहे गहेड़ी जिन धरे, जिन तू ले ही उतार, नीके हैं छीके छुए, ऐसे हो रवि नारी। प्रेम क्रीड़ा को व्यक्त करने के लिए रीतिकालीन कवियों को अनेक उत्सव, तीर, खेल कूद, नृत्य, यान, कूप, तड़ाक इत्यादि त्योहार को भी निश्चित रूप से इस संदर्भ रूप में वो लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी यह मानना है, मनोवैज्ञानिकों का भी यह कहना है कि संस्कृति और कला प्रेमोच्चयन के अतिरिक्त और रीतिकाल में कुछ नहीं है। पर इस सांस्कृतिक हास के युग में इस उन्नयन के रूप में न स्वीकार करके उद्दीपन रूप में ही उन्होंने इस चीज को ग्रहण किया है। उत्सव के नाम पर, क्योंकि बिहारी के द्वारा देखा गया जो समाज है, उत्सव के नाम पर उन्होंने फागोत्सव का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब इस काल के कवियों ने बहुत किया है जो अपने आप में उत्सव प्रियता को दिखाता है। और निश्चित रूप से ऋतु वर्णन में ऋतु के अनुभव, केसरिया और निश्चित रूप से कोयल की पुकार, पपीहे की पुकार इत्यादि का चित्रण भी जो है, रास क्रीड़ाओं का वर्णन, वस्त्रों की खींचातानी इत्यादि का वर्णन भी जो हमें खूब बिहारी के काम में देखने को मिलता है। बिहारी की दृष्टि निश्चित रूप से अन्य लोगों की दृष्टि से हमें कुछ अलग दिखती है। जिस प्रकार से फाग के अंतर्गत नायिकाओं को, चेष्टाओं का इतना ध्यान रखा गया है कि वे क्रीड़ात्मक दृष्टिकोण का द्योतक हमें दृष्टिगोचर होते हैं। फाग के अंतर्गत नायिका की चेष्टाओं का इतना स्वाभाविक ध्यान रखा गया है कि क्रीड़ात्मक दृष्टिगोचर का हमें द्योतक होने लगता है। जैसे हिंडोरे के दृश्य को बिहारी प्रस्तुत करते हैं, हेरी हिंडोरे गगन ते परि परि सो टूटी, धरी धार की अभी चली, करी खड़ी रस खूटी। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण, वर्जे दूनी हट चढ़े, ना सकुचे ना सक जाए, टूटत कटी दूमची मचक, लचक लचक बच जाए। इस प्रकार से बिहारी वर्णन करते हुए दिखाई हमें देते हैं। और नहर जाती हुई मध्यवती नायिका का, यानी बिहारी ऐसे स्त्री समाज का चित्रण भी अपने ससय में करते हैं कि कोई नायिका मायके जा रही है तो उसका दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बिहारी कहते हैं, पिय बिछुरन को दुसह हर से जात ब्योसा, दुर्योधन लो देखिया तजत प्राण यही बार। मुग्धावस्था में उसे नहर जाते समय प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता था। उस समय नहर के प्रति, माता पिता तथा अपने परिजनों के प्रति विशेष ममत्व के कारण विदा वेला में हर्ष अधिक होता हुआ दिखाई देता था। इस प्रकार से बिहारी ने अपने समय में मध्यवर्ती परिवार की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको चित्रित किया है। अधिकांश चित्र सामंती वर्ग का दिखाई देता है। मध्य वर्ग का धरातल काफी व्यापक है और बिहारी के समाज को देखने के लिए सामंती कुहेसा का बराबर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिहारी के काव्य में बिहारी जिस युग में रह रहे थे उससे वह छूते नहीं रह सके, क्योंकि जिस